नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि लखनऊ से आ रही है। बीजेपी ने एमएलसी के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विधान परिषद भेजे जाएंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने 9 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, जिनमें 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विधान परिषद भेजे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और 9 प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं और 7 मंत्रियों को विधान परिषद भेजने के लिए पार्टी ने फैसला कर लिया है। और अब बात करेंगे इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर की जो कि लखनऊ से आ रही है। सपा ने भी अपने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। सपा के 3 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे विधान परिषद चुनाव के लिए। सपा के 3 प्रत्याशी एमएलसी चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय हो चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सोबरन सिंह यादव का भी नाम एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है। और इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो लखनऊ से ही आ रही है। एक्शन में है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर का निरीक्षण किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और दफ्तर में मिली खामियों पर फटकार लगाई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, एक्शन में है और उन्होंने लखनऊ में सीएमओ के दफ्तर का निरीक्षण किया है। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर का उन्होंने निरीक्षण किया है और ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अधिकारियों से बात कर रहे हैं और वहां पर मौजूद और वहां के चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 25 आदमी दस्तखत करेंगे ना, चाहे 2 शिफ्ट हो चाहे 1 शिफ्ट हो, एक ही बार दस्तखत करूंगा तो एडवांस दस्तखत नहीं करेंगे। यहाँ ना होता, मेरी बात सुनो, अगर यहाँ ना होता, यहाँ होता तो मान लेते गलती है। जब दोनों जगह कर गया था यूपीएससी क्या होगा तो वहाँ क्या क्यों लगी, वहाँ क्या लगता है क्या हमारे? अच्छा सर, ये लिखे हैं, ये उनकी वहाँ लगे एएनएम वाले ये लिख गए हैं बस, ये हमारे एएनएम वाले ने लिखे। यूपीएससी क्या होता है? केकेसी में एएनएम का भर्ती हो रही है, जन सेवा आयोग ने सर एएनएम का सिलेक्शन किया है। अच्छा, तो उनके दस्तावेज सारे तो मालूम मिलान में ड्यूटी ये किस पद पर है? बाबू है सर, केकेसी में ट्रेनिंग है। केकेसी में ट्रेनिंग चल रही है, जितनों की लगी है सब त्यागी लिखी। ट्रेन चल 25 यहाँ से 25 आदमी ड्यूटी लगी। और अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की जो कि यूपी के हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर में युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवा मोर्चा ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बाइक रैली निकाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली निकाले हैं और ये बाइक रैली केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर निकाली गई है। हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में बाइक रैली निकाली और जिसमें हमीरपुर जिले के तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा यूपी के हमीरपुर की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं हमीरपुर जिले के, उन्होंने बाइक रैली निकाली है और ये बाइक रैली केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा और अब बात करेंगे इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से आ रही है। सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 9 जिलों के डीएम बदले गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 9 जिलों के डीएम बदले गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, कई ऑफिसर इधर से उधर किए गए हैं और 9 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, 9 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आप तक लखनऊ से ही पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने महिला की पिटाई कर दी है। नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। बीच सड़क पर महिला को पीटा है युवक ने, बीच बचाव में आए लोगों को धमकी भी दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, युवक ने महिला की पिटाई की है। नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर हुआ। उसने महिला को पीटा और बीच बचाव करने जो भी लोग आए उनको भी धमकी दी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर महिला को पीटा, बीच बचाव में आए लोगों को दी धमकी। थाना चौक के चरक चौराहे का मामला यह है।
अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे जिसमें युवक लोगों से कैसे बातें कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। आप ये भी देख पा रहे हो कैसे महिला सड़क पर पड़ी है और युवक वहां पर जो भी लोग हैं उनसे उलझ रहा है। आदमी हूँ मैं, छोटा हूँ हर चीज में। रोड पे सोता हूँ, रोड पे करूँगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशे में धुत युवक ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और एक महिला की पिटाई की है सड़क पर ही। बीच बचाव करने जो भी आया उसको, उन लोगों को भी युवक ने धमकी दी। बीच सड़क पर युवक ने महिला की पिटाई की है और नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रोड पे सोता हूँ, रोड पे करूँगा। वहीं लखनऊ में इंडो अमेरिकन बिजनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार में कई नामचीन हस्तियों का सम्मान हुआ। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज ग्लोबल मार्केटिंग में एक नई क्रांति आई है। 2015 में देश में स्टार्टअप कंपनियों की संख्या मात्र 9 थी, जो आज सिर्फ 7 सालों में बढ़कर 101 हो गई है। ये सब डिजिटल क्रांति और उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के चलते ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा, इंडो अमेरिकन ग्रुप द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहे प्रयास निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है। इंडो अमेरिकन बिजनेस सेमिनार की सार्थकता यही है कि विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे लोग अपने ही देश में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट अपने देश यानी अपनी मातृभूमि के लिए करें। शुरुआत कर रहे हैं बीट प्रज्वलन की। हमारे यहाँ पर चैप्टर्स हैं और जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रोफाइल हमारे पास होते हैं और उस प्रोफाइल को हम लोग भेजते हैं यूएस, कनाडा, यूरोप में अपने ब्रांचेज में। और जब ये हमारे साथ जाते हैं तो उस प्रोफाइल के लोगों को वहाँ बुलाया जाता है बिजनेस नेटवर्किंग के लिए। और उसमें जो इनके उत्पाद होते हैं, जो इनकी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज, उसको वहाँ के लोग जो परचेज़ करना चाहते हैं वो करते हैं। तो B2B और B2C इवेंट्स होती हैं जिसमें होलसेल में और फुटकर में बिक्री होती है। इसके लिए भारत सरकार हम लोगों को फंड्स भी देती है। हमारे साथ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अगर कोई आपको धन की आवश्यकता होती है तो हम इन्वेस्टर्स भी बाहर से दिलवाते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है फर्टाइल है, प्रॉफिटेबल है, तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। भारत जुड़कर काम कर रहा है, यूपी की स्थिति क्या चल रही है समय और आने वाले समय पे कितनी मजबूत हो जाएगी इन्वेस्टरों को? अभी तो देखिए आपके सामने ही अमेरिकन एम्बेसी ने बताया कि 80,000 करोड़ का हुआ है और इससे और भी हम लोग लाएंगे इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग तो ऐसे तो पूरे देश में काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से चूँकि विशेष लगाव है, जुड़ाव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, तो मेरी भी यही प्रयास रहती है कि हलवासिया जी सर एक मिनट, तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएँ। खाली हम पैसे पर बेस्ड नहीं रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोल्ड चेन की कमी है, लेकिन अभी जो कोल्ड चेन की कमी को लेटेस्ट। जी धन्यवाद, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जितनी ऑडियंस आई है इसमें सभी हमारे उद्यमी ही थे, चाहे छोटे उद्यमी थे, बड़े उद्यमी थे, व्यापारी थे
इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सारे लोग आए। यूएस एम्बेसी से जो लोग आए थे उन्होंने भी अपनी अच्छी वक्तव्य दी और जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन कर रहे हैं और आप आइए, हम आपका स्वागत होगा। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, स्वतंत्र देव सिंह जी ने भी यही कहा कि साहब आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है इंडिया में, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को और सुदृढ़ करने के लिए जो इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे अभी कई ऐसे व्यापारी हैं जिनको कि हमने कनाडा में, माल्टा में, इंग्लैंड में, ये दुबई में, और अभी खासतौर पे कनाडा में ब्रैम्पटन एक जगह है, ब्रैम्पटन जगह पे हमारे 2 व्यापार के ट्रेड बहुत अच्छे खुल गए। जो जीनेट आपने देखा, जीनेट का 100% सप्लाई कनाडा में जा रहा है। काफ़ी कुछ गया है, अब धीरे धीरे जा रहा है। हैंड मेकिंग का बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। हैंड मेकिंग को लेकर भारत में जो स्तर है लोगों का, जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी गरीब है, उनको किस तरीके से तो बहुत सही आपने सवाल किया। जैसा कि आपने देखा कि मैंने हमारा ही, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरा बैली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्रोडक्ट मैं बनाता हूं बैली ब्रांड से। तो हमारे बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे या रिटेलर थे जिनको कि पैसे की अभाव में वो नहीं बढ़ा पाते थे बिजनेस। तो आईकार्ट एक कंपनी आई, आपने देखा होगा, उन्होंने एंजल ग्रोथ ने एक कंपनी आई। इन लोगों को भी हमने इसीलिए बुलाया था कि भाई अगर आप छोटे व्यापारी हैं, मान लीजिए आपके पैसे की कंस्ट्रेंट है, पैसे की कमी की वजह से आप किसी तरह से अपना व्यापार बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमेशा कैश पेमेंट पे मटेरियल देता है। और जैसे मान लीजिए कि हमने उनको बोला कि कैश दीजिए तभी हम आपको माल देंगे, लेकिन उसके पास कंस्ट्रेंट है, जो आपने बताया कि छोटे व्यापारी हैं। तो वो छोटा व्यापारी क्या करता है कि ये जो पुराने भी व्यापारी हैं, स्टार्टअप नहीं, उसको एज ए स्टार्टअप ट्रीट करते हैं। और ठीक है भाई, आपने नया तरीके से फिर से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत शुरुआत कर रहे हैं दीप प्रज्वलन की रस्म के साथ। हमारे वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की जिला महानगर अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों और फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं की प्रदेश कार्यकारिणी की 1 दिवसीय संयुक्त बैठक लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में हुई। प्रसपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता शिवपाल यादव ने की। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अपने पूर्व के अनुभवों से सबक लेते हुए स्थानीय निकाय का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि पिछले कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन समय थे। यह राजनीतिक धैर्य, त्याग, आत्मसंयम और समाज की उम्मीदों की परीक्षा थी। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी बुधवार को अचानक हड़ताल पर चले गए। दरअसल इन कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के काम से निकाल दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारी मुख्य भवन में बैठकर धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के कुछ नेताओं ने जबरदस्ती कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। पिछले कई दशक से नौकरी कर रहे इन कर्मचारियों के सामने अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के कई नेता उत्तर प्रदेश में न सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी खा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मान की सवाल नहीं है, सवाल लोगों अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा। लोग बिना किसी सूचना, बिना किसी कारण के अचानक अब स्वयं मुक्त जो परमानेंट कर्मचारी है, 2500 साल से काम कर रहे हैं, अब कोई जरूरत नहीं। क्या वजह क्या? अध्यक्ष जो है, नई कमेटी भंग है,
किसको अधिकार है जो इनको हटा रहा है, अब कौन कर रहा है? ये तो यही समझना है किसको का आरएलडी कमेटी बन गए। 50-50 साल की 40-40 साल की सेवा है कांग्रेस जो उठा। हम लोग भी राहुल गांधी चाह रहे प्रधानमंत्री देखना, लेकिन ये लोग जानबूझ के चाह रहे कि कांग्रेस कभी नहीं आए यहाँ। वहीं अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर ने एक बार फिर से विवेकानंद अस्पताल लखनऊ में इलाज में घोर लापरवाही और अमानवीयता के चलते प्रतापगढ़ जिले के देवली गांव के रहने वाले दीपक शुक्ला के मौत होने के आरोपों की जांच की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य को भेजी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी अस्पताल द्वारा लगातार पैसे के नाम पर दीपक शुक्ला के परिवार वालों को काफी परेशान किए जाने और 4 जून 2022 की शाम में पैसों के अभाव में अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज रोकने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाने के कारण मौत हो जाने के आरोपों की जांच की मांग की थी, किंतु अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमिताभ और नूतन ने कहा कि उन्हें इस घटना से संबंधित कुछ वीडियो भी मिले हैं जो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। उन्होंने इसे मेडिकल एथिक्स के उल्लंघन के साथ ही आपराधिक कृत्य बताते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की। कुछ नहीं होगा, इसी डॉक्टर ने 2 घंटे अंदर मेरे भाई को ले लिया। वहीं कानपुर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीसामऊ थाने के गांधीनगर इलाके में रंगदारी न देने पर चौहान कम्युनिकेशन के मालिक के साथ दबंगों ने न केवल हाथापाई की बल्कि जानलेवा हमला भी किया। हालांकि गनीमत ये रही कि फायर मिस हो गई और युवक बाल बाल बच गया। और इस बीच बचाव में दुकान का एक कर्मचारी भी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पीड़ित युवक ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना आज हमारा मकान है 106/40 की, जिसमें मेरा व्यापार होता है मोबाइल का, चौहान कम्युनिकेशन के नाम से। वहाँ पे एक बंदा है समीर सिंह उर्फ सैंकी, जो ज़बरदस्ती काबिज है और उसका विरोध करने पे वो आए दिन हमको धमकी देता है, मैं तुमको जान से मार दूंगा, और मुझे महीने में पैसा मांगता है कि मुझे पैसा चाहिए। आए दिन असले दिखाता है और आज तो एक अधिक घटना हो गई कि वो मुझको जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा एक लड़के ने मुझको बचाया। बचाने में वो भी बेचारा उसला अस्पताल में एडमिट है। मैं चौहान कम्युनिकेशन पे काम करता हूँ। मेरी दुकान के बगल में एक समीर सिंह चौहान नाम का लड़का रहता है, जो खुद को बदमाश बताता है और शहर के सारे बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना है। तो हम लोग को हमेशा आए दिन गाली देता रहता है। आज भी भैया को गाली दे रहा था। उनके पास आया, चैन उनकी छीनने की कोशिश की, उनको यहाँ चलाया, हमने उनसे बचाव किया। इसकी माँ और बहन और ये तीनों आगे हम पे ईंट और पत्थर चला दिया। मेरा ये कंधा फ्रैक्चर कर दिया, शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, मेरे पीठ में घुमा मारा और भैया की चैन छीन ली, मेरी अंगूठी छीन ली है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एडीसी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 6 सोने की चैन समेत अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी 12-13 साल से चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पिछले कई वर्षों से पूरे दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न जगहों पर सैकड़ों चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके जो सोनू है उसके ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं। जो दूसरा एक साथी भारत था उसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं।
इन लोग के पोजीशन से उस समय 6 चेन बरामद किया हम लोगों ने, और ये सभी 6 चेन यहाँ हमारे इस नोएडा जोन से हमारे नोएडा क्षेत्र से लूटी गई थी। उसके अतिरिक्त 2 असलहे बरामद हुए हैं, और सबसे प्रमुख रूप से जो 2 बाइक इन लोगों ने हमेशा घटना में यूज़ किया, वो बाइक हम लोगों ने बरामद की और कार्रवाई हुई। उसमें से एक बाइक पे 2 सवार। नोएडा का यह मामला है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। चैन स्नैचरों के कब्जे से पुलिस ने कई चैन बरामद किए हैं और असलहे भी बरामद किए गए हैं। वही खबर सोनभद्र से है, जहां अवैध गांजा और शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग के दौरान बभनी क्षेत्र के वाराणसी अंबिकापुर मार्ग पर बनारस ढाबा के पास स्थित घर एवं दुकान से 2 अभियुक्तों को करीब 2 किलो अवैध गांजा और 132 सीसी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इत्रनगरी कन्नौज में जहां एक और लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, तो वहीं बुधवार को कई मोहल्लों में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में टीम को कई ऐसी जगहों पर भी बिजली चालू मिली जहां पहले ही कनेक्शन काटा जा चुका है। विभाग ने के अवर अभियंता समीर यादव ने टीम के साथ इत्रनगरी के मोहल्ला बजरिया, बीवी चमनी, पटकाना, चिरैयागंज सहित कई मोहल्लों में छापेमारी की। जेई ने बताया कि शासन के निर्देश पर अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों पर बिजली चोरों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10,000 रुपए से ज्यादा के बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। वहीं जनपद कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे की अध्यक्षता में जनपद में गंगा दशहरा और जुमे की नमाज को सकुशल शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के सभी धर्म गुरुओं और जनपद के सम्मानित और संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में उल्लास के साथ मनाने की अपील की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।